जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम लोग सेल पार्ट 4 का क्लास आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज के इस क्लास में जो हम लोगों ने सेल पार्ट 3 में पढ़ा था, उस सेल पार्ट 3 में हम लोग गोल्जी बॉडी तक आकर रुके हुए थे। इस लेक्चर में हम लोग गोल्जी बॉडी से आगे बढ़ेंगे और लाइजोसोम और वैक्यूल्स को समझेंगे। पीछे वाले क्लास सेल पार्ट 3 में, कोशिका पार्ट 3 में मैंने आपको ये बताया था कि गोल्जी बॉडी का जो काम है वो सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स की तरह वर्क करता है। ठीक, जगह जगह वो चीज़ों को क्या करता है कि जस्ट लाइक अ वायरलेस एक अल्टीना है जो मॉडिफिकेशन और मॉडिफाइड करके डिस्पैच करता है मटेरियल को जगह जगह स्टोर्ड करके। तो गोल्जी बॉडी से ही लाइजोसोम और वैक्यूल्स जो प्रोडक्शन बनते हैं ये उन्हीं से लगभग निकले होते हैं। अर्थात लाइजोसोम और वैक्यूल्स, रिक्तियाँ या रसधानी, ये दोनों भी कोशिकांग जो हैं उन्हीं से निकले हुए बाय प्रोडक्ट है और उन्हीं से बने हुए प्रोडक्ट हैं जो उसी कोशिका में मौजूद होते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग लाइजोसोम के बारे में समझेंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग लाइजोसोम पर आते हैं कि लाइजोसोम का क्या काम है। तो लाइजोसोम के जो कार्य हैं, फंक्शन हैं, आप जानते हैं कि इसे हम लोग एक सुसाइड बैग की तरह कहते हैं कि भाई ये सुसाइड बैग की तरह वर्क करता है। लेकिन एक्चुअल में उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में हम उतना नहीं जानते। तो उसी के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स आज हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है वो है हमारा लाइजोसोम। तो ये भी उस कोशिका का एक कोशिकांग है, ऑर्गेनेल्स है। और ऑर्गेनेल्स कहने का क्या मतलब कि ऑर्गेनेल्स कहने का ये मतलब हुआ कि बच्चों उनके अपने एक फिक्स शेप साइज़ हो, उनका अपना वेल मेंटेन्ड हो, उनका सेल मेम्ब्रेन हो, वो भी चारों तरफ झिल्लियों से घिरे हुए। ये एनसीईआरटी का अपना डेफिनेशन है। ठीक, जिसमें अगर एनसीईआरटी के डेफिनेशन को हम लोग ऑर्गेनेल्स को देखें तो उसमें राइबोसोम कहीं फिट नहीं बैठता है, क्योंकि राइबोसोम एक पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वो एक पार्टिकल की तरह है जो ग्रेन्यूल्स की तरह दिखता है, चने की दाने की तरह दिखता है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी को देखें तो वहाँ हम लोग राइबोसोम को एज ए पार्टिकल बिहेव करेंगे या कहेंगे। लेकिन परीक्षाओं में अगर प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स या सबसे छोटी कोशिकांग कौन है, तो हम लोग आंसर राइबोसोम को देते हैं, राइबोसोम को देते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को। यदि ऑप्शन में राइबोसोम ना रहे, यदि उस 4 ऑप्शन में राइबोसोम ना रहे और आपके पास लाइजोसोम हो तो आप उत्तर लाइजोसोम पे मारिएगा। अगर राइबोसोम ना हो ऑप्शन में तो आप लाइजोसोम पर अपना आंसर क्लिक करिएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर ऑप्शन में लाइजोसोम भी है, राइबोसोम भी है, तो आप राइबोसोम पे जाइएगा। यदि ऑप्शन में राइबोसोम नहीं है तो आप लाइजोसोम पे आइएगा। आइए हम लोग क्लास पे आते हैं। तो क्लास पे आने से पहले कि लाइजोसोम को जो सबसे पहली बार जिसने देखा था कीटो में, वो थे क्रिश्चियन डे ड्यूब। जो इसमें पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि यह झिल्ली युक्त यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सूक्ष्म यानी माइक्रो कोशिकांग है जो वेसिकल्स के रूप में मौजूद होता है। ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने आपको वेसिकल्स के बारे में बताया है। ठीक, कि वेसिकल्स को हम लोग, इसका काम क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। यह भी प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होते हैं। और ये जो लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम भी उसी गोल्जी बॉडी का प्रोडक्ट है। अगला, यह डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में कार्य करता है। साथ ही इसे हम लोग क्लीनर ऑफ सेल भी कहते हैं। यही समझना है आपको कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह वर्क करता है। मतलब कि जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो सुपाच्य नहीं है कोशिकाओं के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स, विटामिन्स वगैरह, पदार्थ वगैरह इन करते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्ज होते हैं, या जो वेस्टेज हैं उनको तोड़ के हटाना होता है। तो ये सारा काम कौन करता है? ये काम लाइजोसोम ही करता है। तो लाइजोसोम कैसा काम करता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब एक एंजाइम के फॉर्म में ये डाइजेस्ट करता है, चीज़ों को डाइजेस्ट करके क्या करता है, उनको वहाँ से हटा देता है। आगे आए कि साथ ही ये क्लीनर ऑफ सेल भी इसे हम
कहते हैं। तो भाई जब डाइजेस्ट करेगा और जो प्रोडक्ट हैं जिसे हमें ज़रूरत नहीं है कोशिकाओं में, जिसकी ज़रूरत नहीं है सेल में, उसे क्या कर देगा, वहाँ से हटाएगा, अर्थात क्लीनिंग करेगा सेल का, यानी क्लीनर ऑफ सेल भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर परीक्षा में ये आ जाए कि क्लीनर ऑफ सेल कौन सा ऑर्गेनेल है, किस कोशिकांग को कहते हैं, तो आप लाइसोसोम को क्लिक कर सकते हैं। फंक्शन के बारे में आए कि इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका जो है वो फंक्शन है बाबू कि पहला फंक्शन इसका है कि डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जिसका कोई काम हमारे कोशिका के अंदर नहीं है, कोशिका ने उसे बेकार समझ रखा है, लेकिन वो कोशिकाओं के अंदर आ गया है, तो उसको ये डाइजेस्ट करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका जो नेचर होता है, लाइसोसोम का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है बाबू, एसिडिक होता है। इसका पीएच अगर वैल्यू पूछे तो पीएच एसिडिक होता है। ये आ रही बात समझ में, तभी तो ये डाइजेस्ट करता है चीज़ों को। बात समझ में आ रही है आपको। तो पहला जो वर्क मैंने लिखा आपके सामने जो बोर्ड भी दिख रहा होगा फंक्शन के रूप में, वो पहला फंक्शन ये है कि ये डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल, अर्थात ऐसा मटेरियल जिसको सेल में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका कोई वर्क नहीं है, अब उसे हमें इस सेल से बाहर करना है, तो ये उन चीज़ों को डाइजेस्ट करके फिर सेल से बाहर कर देता है। इसीलिए इसको कहा गया कि भैया ये वेसिकल के रूप में मौजूद होते हैं। पीछे की क्लास सेल पार्ट 3 देखिए, मैंने वेसिकल डिस्कस किया है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्ट करता है। इंट्रासेल्यूलर का मतलब हुआ कि कोशिकाओं के अंदर, इंट्रासेल्यूलर यानी कोशिकाओं के अंदर भी अगर कोई ऐसा मटेरियल या ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जिसकी ज़रूरत है कि उसे आउट कर दिया जाए, क्लिक आउट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो उनको भी ये डाइजेस्ट करके क्या करता है, कोशिकाओं के अंदर भी रहें उन चीज़ों को भी ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट करके बाहर कर देता है। तीसरा जो वर्क है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो तीसरा मैंने वर्क लिखा है वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज़ नॉट अ सुसाइड वर्क। एपोप्टोसिस इसे समझें आप, ये लाइसोसोम ये कार्य करता है एपोप्टोसिस का। क्या होता है इसमें, तो मैंने इसके बगल में लिखा है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जैसे समझिए आप कि मान लीजिए कि ये एक लिविंग सेल है और इस लिविंग सेल का अपना न्यूक्लियस है और यहाँ मान लीजिए लाइसोसोम है और भी जो भी फंक्शन है वो सब हैं ऑर्गेनेल्स, और इसके बगल भी सेल है ये सब मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं, करोड़ों सेल हैं हमारे अंदर। तो ये करता क्या है कि देखिए हर कोशिकाओं की अपनी एक साइकिल होती है। पूरा नेचर में हर चीज़ की साइकिल है। जैसे आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, इन सबको भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे अलग अलग से कि ऑक्सीजन साइकिल कैसे वर्क करता है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करता है, वाटर साइकिल कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से इस नेचर में सेल साइकिल भी मौजूद है। सेल साइकिल, भाई हर सेल का अपना एक लिविंग टाइम है कि हमें इतना से इतना दिन जिंदा रहना है, उसके बाद हमें डेथ कर जाना है, क्योंकि वो लिविंग है। तो जैसे एक कोशिकाओं के चारों तरफ बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और ये लिविंग सेल है, तो होता क्या है कि यदि इसके बगल वाला ये कोशिका अगर डेथ कर गया, तो अगर ये डेथ कर गया और वहीं पड़ा रहे तो हानि हो सकती है। तो जब ये डेथ कर जाता है तो इसके सामने जो लिविंग कोशिका जो होती है, सटी हुई जो होती है, वो इनको क्या करता है, ये नेचर है, ये फंक्शन है बना हुआ ऑलरेडी, मैकेनिज्म ऐसा सेट है हमारे अंदर कि इसके अंदर के जो लाइसोसोम क्या होते हैं, ये धीरे धीरे ये इनके करीब जाते हैं और धीरे धीरे इनके अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे ये अंदर चले जाते हैं और जब अंदर चले जाते हैं तो ये लाइसोसोम क्या करता है कि इनको अच्छे से डाइजेस्ट करके इनकी जो वेस्टेज मटेरियल है फिर इनको फिनिश करके ब्लड के वेसल्स में मिला देती है। ब्लड के वेसल से फिर मिलकर वो वेस्टेज के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसा ना हो सोचिए तो क्या होगा। अगर ऐसा ना हो तो आप समय से पहले बूढ़ा हो जाएंगे, क्योंकि यदि कोई सेल आपका डेथ कर गया, बहुत सारे सेल आपके डेथ होते रहते हैं, एनी टाइम आपके बहुत सारे सेल डेथ होते हैं फिर नए बनते हैं। तो यदि आपका सेल डेथ हो गया और वो बगल वाला सेल उसको सही से डाइजेस्ट ना करे तो धीरे धीरे आप पर एक बुढ़ापे की तरह दिखते। देखिएगा बहुत ऐसे लोग दिखते हैं जो समय से पहले लगता है कि यार ये तो बहुत बूढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उनमें ये जो वर्क है सही से नहीं होता है लाइसोसोम का, ये वाला वर्क एपोप्टोसिस।
तो ये करता क्या है, ये एपोप्टोसिस आपको समय से पहले बूढ़ा होने से रोकता है, ठीक है। प्रिवेंट द एजिंग, मतलब आपको बूढ़ा होने से, यानी जो समय से पहले जो हम लोग बूढ़ा दिखते हैं, उम्र दराज दिखते हैं, ये प्रोसेस वही है एपोप्टोसिस। अर्थात एपोप्टोसिस इज़ नॉट अ सुसाइड वर्क। समझेंगे हम लोग सुसाइड बैग कब कहते हैं। हम लोग यहाँ मैंने चौथे फंक्शन में लिखा है कि लाइजोसोम वर्क एज अ सुसाइड बैग, तो इसे भी हम लोग समझेंगे। तो ये बात समझ में आई एपोप्टोसिस का वर्क अगर आ जाए कि एपोप्टोसिस कौन सा कोशिकांग करता है, तो अब आप, हमें लगता है, उम्मीद है कि आप अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं कि सर एपोप्टोसिस लाइजोसोम ही करता है। बात आ रही है समझ में। और एपोप्टोसिस क्या है, तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल जब अपने साइकिल को कंप्लीट करके डेथ हो जाए, तो वैसे सेल को उसकी बगल वाली कोशिकाओं में जो मौजूद है लाइजोसोम अपने पास बुलाकर उसे बढ़िया से डाइजेस्ट वगैरह करके उनके जो मिनरल्स हैं जो यूज़ लायक हैं कर लेंगे, बाकी जो वेस्टेज है ब्लड के वेसल्स के माध्यम से इनको बाहर निकाल देंगे। जो चौथा है वो है वर्क एज सुसाइड बैग। अब इसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अभी समझा रहा था कि ये सेल है, ये सेल है। अब सेल में ये आपका केंद्र है। अब केंद्र में मान लीजिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर आपकी ER है, फिर आपका गोल्जी बॉडी है, बहुत सारे हैं। इसी में लाइसोसोम भी है जहाँ था। अब यदि सेल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को फेल कर दे, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को फेल हो जाए, या किसी प्रकार की इसके मेटाबॉलिज्म में व्यवधान आ जाए, रुकावट आ जाए, अर्थात हर लिविंग सेल की अपनी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके कारण वो अपना सस्टेन करते हैं, लाइफ एस्टेबिलिटी में रहते हैं। आ रही बात समझ में। उसे ही हम लोग उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं, उपापचयी प्रक्रिया। तो जब ये उपापचयी प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के ख़राब हो जाए, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस जब सेल के ख़राब हो जाएंगे तो उस समय ये स्वतः इसकी झिल्लियाँ हट जाएंगी लाइसोसोम की। ध्यान से सुनिएगा बात को। स्वतः इनकी झिल्लियाँ हट जाएंगी और ये स्वतः फूट जाएगा। और जब फूटेगा तो हमें मालूम है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे पड़े हैं। हम जानते हैं कि 24 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इनके अंदर। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम फट जाएंगे और फट के ये पूरे अपने ही सेल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। इसे हम लोग कहते हैं कि वर्क एज अ सुसाइड बैग। तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग इसका एपोप्टोसिस की तरह है और दूसरा वर्ग इसका सुसाइड बैग की तरह है। तो दोनों को आप एक मत समझ लीजिएगा। आ रही बात समझ में। ये जो पूरा फंक्शन है वो लाइसोसोम का है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा आपको कि जब मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए, तो मेटाबॉलिक को हम लोग समझ ले फिलहाल, लेकिन जब हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग और भी अच्छे से इसको समझेंगे। आइए बच्चों, हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस को थोड़ा सा समझें। और चूँकि ये शब्द बार बार आपके बायोलॉजी में और आपके टॉपिक में आते रहेंगे, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस इसे समझेंगे रफली अभी। फिर हम लोग आगे के और भी ऑर्गेनेल्स अभी हैं उनमें पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं उपापचयी प्रक्रिया। अब ये उपापचयी प्रक्रिया क्या है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें एक शब्द होता है आपका उपचयी और दूसरा एक शब्द होता है अपचयी। अगर इंग्लिश में बात करें हम लोग तो इसे हम लोग एनाबॉलिक बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस, और इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, और एनाबॉलिक का साधारण शब्दों में समझिए किसी चीज़ का बनना। अर्थात बनने और टूटने की जो हमारे कोशिका के अंदर जो प्रक्रिया चलती है, कोई चीज़ बना, कोई मटेरियल बना, कोई लार्ज मॉलिक्यूल टूटा, छोटे में तब्दील हुआ, कहीं एनर्जी प्राप्त हुआ, तो ये सारे प्रोसेस बनने और टूटने की जो पूरी प्रक्रिया जो हमारे एक कोशिका के अंदर
कार्यान्वित होते हैं, फंक्शन करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब ये चूँकि ज़रूरी है हमारे सेल के अंदर होना, क्योंकि अगर सेल के अंदर ये फंक्शन ना हो तो सेल डेड है, फिर आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अर्थात यह एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है। अर्थात यह एक प्रकार का क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस, अर्थात जैव रासायनिक प्रक्रिया है ये। यहाँ कुछ और नहीं होता, रासायनिक अभिक्रियाएं ही होती हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर। ठीक वही रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे कोशिकाओं को सस्टेन करती हैं, जीने के लायक बनाती हैं। जो जो चीज़ कोशिकाओं को चाहिए वो चीज़ अवेलेबल कराती हैं, जो नहीं चाहिए उनको डाइजेस्ट करती हैं, उनको हटाती हैं। और अगर यही मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी कोशिकाओं के अंदर अगर ख़राब हो जाए तो हमारा ऑर्गन ख़राब होगा, हमारी तबीयतें ख़राब हो जाएंगी। हमारी जब तबीयत ख़राब होगा तो हम ये साधारण से कहते हैं कि आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस कुछ ख़राब हुआ है। तो इसी को हम लोग एक साधारण भाषा में उपापचयी प्रक्रिया बोलते हैं, और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, उपचयी और अपचयी। अब यहाँ बनने का काम होता है कुछ बनना, और यहाँ तोड़ना होता है। साधारण से भाषा में हम लोग समझ रहे हैं कि भाई क्या तोड़ना। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? तो अगर आप बायोलॉजी में जाएं तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें फोटो को केमिकली हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी लाइट के माध्यम से, सिंथेसिस मतलब बनाना। आ रही बात समझ में? तो यहाँ संश्लेषण होता है। एक और शब्द अगर जाने आप तो यहाँ संश्लेषण होता है, यहाँ संश्लेषण होता है और यहाँ विश्लेषण होता है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? अर्थात फोटोसिंथेसिस आपका एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, चूँकि यहाँ पौधे इस प्रक्रिया को करके खाना बनाते हैं। और रेस्पायरेशन यानी श्वसन आपका एक प्रकार का अपचयी प्रक्रिया है। अर्थात श्वसन के माध्यम से जो खाना हमने खाया है वह हमारे सेल के अंदर ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात वही खाना जो बना था उसको सेल के अंदर श्वसन के माध्यम से तोड़ा गया, और वो एनर्जी जो प्राप्त हुई उससे हम लोग नए जीव द्रव्य का संश्लेषण किए या कुछ और मटेरियल को बनाने में उपयोग में लाए। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग उपापचयी प्रक्रिया बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि उपापचयी प्रक्रिया हम किसे कहते हैं और ये क्या होता है। आई बात बच्चों समझ में? कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, और भी श्वसन के बारे में हम लोग समझेंगे कि रेस्पायरेशन क्या है। इसे कभी कभी हम लोग कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं। तो रेस्पायरेशन आपका अपचयी प्रक्रिया है, वहीं प्रकाश संश्लेषण आपका उपचयी प्रक्रिया है, अर्थात एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। इन दो शब्दों को ही मिलाकर हम उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। आप इसे एक बार यहाँ से राइट डाउन कर लीजिए या समझ लीजिए। ये हम लोग अगले ऑर्गेनल्स पे आते हैं जिसका नाम है वैक्यूल्स यानी रसधानी, अर्थात रिक्तियाँ। कभी कभी सेल में ये रिक्तियाँ मौजूद होती हैं, खासकर ये प्लांट सेल में आपको दिखने को मिलता है। जहाँ तक हो जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में ये छोटे छोटे रूप में उपस्थित भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में हम लोग ये देते हैं कि भाई प्लांट सेल में वैक्यूल्स मौजूद होता है, वहीं जंतु के कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। तो जंतु के कोशिकाओं में ये छोटे क्यों होते हैं और प्लांट सेल के कोशिकाओं में ये बड़े बड़े, अर्थात बहुत एक बड़ा आयतन घेर के रखे रहता है प्लांट सेल को। आइए इनके हम मैकेनिज़्म पर आते हैं तो इनकी चीज़ों को समझते हैं। तो वैक्यूल्स यानी रसधानी बोलें या रिक्तियाँ बोलें, अर्थात रिक्तियाँ तो होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर की जगह बिल्कुल खाली होती है। इसके अंदर भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तो यह भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस झिल्ली को, जो इसका मेम्ब्रेन होता है, इसके झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है बाबू, आगे हैं। जंतु में ये वैक्यूल्स छोटे, मगर पेड़ पौधों के सेल में ये बड़े बड़े होते हैं। यहाँ तक कि
पेड़ पौधों के कोशिकाओं में ये लगभग उनके आयतन का 50 से 90% स्पेस कवर किए होते हैं। आ रही बात समझ में? अर्थात हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई प्लांट सेल में इनकी मौजूदगी जो ये प्रेजेंट होते हैं, इनके वॉल्यूम में मतलब ये बड़े लेवल पर होते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं। वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स के प्रकार पर अगर आए, साथ साथ हम कार्य को भी समझेंगे यहीं पर कि क्या कार्य होते हैं। तो वैक्यूल्स के प्रकार में अगर आए तो एक होता है सेप वैक्यूल्स, ये सेल सैप भी इसको आप बोल सकते हैं, और ये प्लांट सेल में पाया जाता है। वहीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम क्या है? तो ये एनिमल सेल्स में इसका काम क्या है भाई? तो ऑस्मो रेगुलेशंस का काम है। इसका फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशंस का काम है। अगला जो टाइप है वो है फूड वैक्यूल्स। तो फूड वैक्यूल्स हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े थे कहीं, अगर आप पीछे फर्स्ट पार्ट देखिए तो उसमें मैंने बताया था कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके अंदर यही फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं? भोजन लेने का काम करते हैं, और उनसे जो बची पदार्थ हैं, अपशिष्ट हैं, जिसका कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें बाहर निकालने का भी काम करते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, तो इनके अंदर ये फूड वैक्यूल्स मौजूद होता है। गैस वैक्यूल्स, तो ये गैस वैक्यूल्स आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी गैस वैक्यूल्स के कारण ब्लू ग्रीन एल्गी, या यूं कहें साधारण भाषा में, वो नीला हरित शैवाल पानी के ऊपर तैरता रहता है। आ रही है बात समझ में? तो आइए हम इसके कार्य को समझें, अर्थात फंक्शन को समझें। तो प्लांट सेल में ये सेल शेप बड़े बड़े होते हैं, लगभग जो जंतु के रिलेटिव्स में बड़े होते हैं। इनके अंदर जो मटेरियल्स होता है, जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होता है, उसमें शुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन एट्सेट्रा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भरे पड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके जो वैक्यूल्स कहने का मतलब कि खाली है। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग सेल का स्टोर भी बोलते हैं। सेल का स्टोर अर्थात स्टोरेज। सेल का स्टोरेज कौन है भाई? तो प्लांट सेल का स्टोरेज वैक्यूल्स, सेल सैप। आ रही बात समझ में? किचन ऑफ सेल हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। वहाँ हम लोग आगे जाएंगे, प्लास्टिड में भी हम लोग वहाँ आए नहीं हैं। और बाकी फिर लास्ट में हम लोग सारे जिसको जो जो बोलते हैं एक कहावत के फॉर्म में, उसे हम लोग एक जगह कर लेंगे। जैसे पावर हाउस किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अभी सुसाइड बैग किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। नेटवर्किंग सिस्टम किसको बोलते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स किसको बोलते हैं? तो गोल्जी बॉडी को बोलते हैं, एटसेट्रा और भी। तो उन सबको हम लोग एक जगह करके देख लेंगे। फिलहाल आप एक एक ऑर्गेनल्स को समझिए। तो प्लांट सेल में जो सेल सैप होता है, वो सेल सैप क्या करते हैं कि जो नॉन लिविंग मटेरियल्स है, जिनकी ज़रूरत है पेड़ पौधों को, ये उनको स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पर समझने की चीज़ है कि देखिए होता क्या है, प्लांट सेल में होता क्या और एनिमल सेल में क्या होता है, इसको समझिए। प्लांट सेल आप देखे होंगे कि अगर आपने कोई पौधा लगाया होगा या पेड़ लगाया होगा तो 5-6 साल के बाद उनकी जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन उसके तुलना में आप बहुत छोटे रह जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, यहाँ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, एक्टिविटी होती है, वो आपके शरीर से कुछ ज़्यादा तेज़ होता है, और इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है। अर्थात सरफेस एरिया बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि इनके सेल के अंदर का जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वो काफ़ी तेज़ी से होता है। और काफ़ी तेज़ी से हो जाने के कारण इनके कम्युनिकेशन में कहीं कहीं गैप रह जाता है। इसी गैप को भरने के लिए क्या होता है कि वैक्यूल्स बड़ा हो जाता है, और जब वैक्यूल्स बड़ा होता है तो जो मटेरियल्स बचे रहते हैं वो उनके अंदर अपने स्टोर करके रख लेता है। इसके नेचर को समझिए। वहीं हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर इसका एक वेल मेंटेन्ड और एक मीडियम करके प्रोसेस है, जिसके कारण हमारे अंदर उसकी मौजूदगी काफ़ी बड़ी नहीं होती या नहीं होती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर का जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, जिस प्रोसेस को बैलेंस नहीं कर पाने के कारण सेल क्या करता है कि अपने अंदर एक वैक्यूल्स क्रिएट कर लेता है, और उस मेम्ब्रेन को, सेल ऑर्गेनेल्स को बना के जो मटेरियल्स है जो उसके लिए उपयोगी है वो उनके अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक, अब स्टोर करके क्यों रखता है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट क्या करता है, लोकोमोशन तो करता नहीं है। प्लांट तो हम लोग के जैसा चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है। तो इन सब से बचने के लिए तो हम लोग तो भाग जाते हैं। जैसे हमें किसी ने एक झापड़ मारा तो या तो हम उसको मारेंगे या फिर हम भागेंगे। तो हमारे अंदर क्या है कि सिचुएशन के अनुसार हम अपने आप को
एडप्ट कर लेते हैं या कुछ मतलब मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या है कि अगर आप उसको काटेंगे तो भागेंगे कैसे वो, या आपने उसको कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो वो फिर करेंगे कैसे। तो आप जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं या पेड़ पौधों को और भी कोई कुछ डैमेज हो जाता है तो इस डैमेज को भरने के लिए उसके वैक्यूल्स के अंदर जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं वो आगे आते हैं। क्यों आगे आते हैं भाई? तो क्योंकि ये लोकोमोशन नहीं करता। प्लांट सेल लोकोमोशन प्रचलन नहीं करता, तो प्रचलन नहीं करता लेकिन मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने का मतलब कि अपने ही जगह पर वो क्या होता है, बढ़ता है, बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों? तो लोकोमोशन ना होने के कारण भी ये उनको हेल्पफुल है। आ रही बात समझ में? अगला जो है जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है उसको समझिए। ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है, उस किडनी में जो नेफ्रॉन है वो क्या करती है, वेस्टेज पदार्थ को ब्लड के माध्यम से फिर उसको अंदर लेती है और फिर हमें हमारे शरीर से क्या कर देती है, वो बाहर निकाल देती है। तो वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के फॉर्म में हमारे अंदर फंक्शन करता है। आ रही बात समझ में? ऑस्मो रेगुलेशंस की तरह कार्य करता है। फूड वैक्यूल्स मैंने अभी आपको बताया कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसके अंदर ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। वैसे भी आज फूड वैक्यूल्स एक कोशिकीय जीव में ये फूड वैक्यूल्स क्या करता है कि पदार्थ को लेने का काम करता है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। गैस वैक्यूल्स तो ये हमारे नीला हरित शैवाल में मौजूद होता है। और एक और इसका जो काम है वो यही समझ लीजिए आप, प्लांट सेल में ये इसका एक और काम क्या है कि भाई जैसे ये मान लीजिए कि मैं यहीं पे फिगर बना देता हूँ, जैसे ये मान लीजिए प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में यहाँ न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल्स काफ़ी बड़ा होता है कुछ इस तरीके से। ये प्लांट सेल है, ठीक। तो इस वैक्यूल्स के बड़ा होने के कारण क्या है कि ये टर्जिडिटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ाया था कि टर्जिडिटी प्रेशर का कार्य करता है, चूँकि इसमें एक तनाव उत्पन्न करके बनाए रखता है, जिसके कारण उसमें एक, जैसे आप पत्तियों को देखते हैं कि पत्तियां ताज़ी लगती हैं, कभी वो मुरझा जाती हैं, ठीक। तो उनको ताज़े रखने का काम, मतलब एक तरह से तनाव रखने का काम ये वैक्यूल्स ही करता है, क्योंकि वैक्यूल्स में बहुत सारे मटेरियल्स भरे होते हैं। और जैसे ही ये वैक्यूल्स से बाहर निकलते हैं मटेरियल्स, ये क्या करता है, अपने आप को श्रिंक हो जाता है। तो आपको कभी कभी देखिएगा, जैसे बहुत गर्मी अभी पड़ रही है तो आप देख सकते होंगे कि धूप में जो पौधे होंगे उनकी पत्तियाँ मुरझाई हुई दिखती हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनका काम एक ये भी है कि प्लांट सेल को ये टर्जिडिटी प्रेशर मेंटेन करने में सहायता करते हैं। तो ये था हमारा आज के क्लास में वैक्यूल्स और लाइसोसोम के बारे में। अगला जो क्लास होगा, क्लास आप पूरा देखें, अच्छे से देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सिर्फ मार लेना, याद कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको हमारे अपने स्टैंडर्ड के लेवल से ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हमारे एसएससी, बीएसएससी या अदर स्टेट्स के जो भी साइंस के क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो और उतना लायक हमें समझ में आए, ठीक है। बाकी जो आप पे डाउट हो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वाले सेल पार्ट 5 में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड साथ में राइबोसोम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। अलविदा, जय हिंद दोस्तों।